इस वीडियो में खास तौर से हम ये जानेंगे कि घुटने की संधिवात में कौन सी स्टेज है। क्योंकि अगर आपको इस बात की जानकारी होगी कि संधिवात का कौन सा स्टेज है तो आप उसका सही से इलाज कर पाएंगे। और स्टेज को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है घुटने का एक्सरे। और अक्सर ऐसी स्थिति में दो प्रकार के व्यूज में एक्सरे निकालने को मरीज को कहा जाता है। एपी व्यू जो स्टैंडिंग में निकाला जाना चाहिए और दूसरा है लेटरल व्यू। कुछ स्थिति के अंदर स्काईलाइन व्यू भी लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है अगर तीनों कंपार्टमेंट में घुटने की आर्थराइटिस की स्थिति को जानना हो तो स्पेसिफिकली। और साथ में अगर अलाइनमेंट के कुछ इश्यूज हैं तो ऐसी स्थिति में स्कैनोग्राम की भी जरूरत पड़ सकती है और इसकी चर्चा हम इस वीडियो के आखिरी में करेंगे। अब जब आप एक्सरे कराने के लिए जाते हैं तो एपी व्यू में आपको ये सावधानी रखनी होती है कि एपी व्यू स्टैंडिंग पोजीशन में ही लिया जाए। हालांकि जो रेडियोलॉजिस्ट के यहाँ टेक्नीशियन होते हैं उनको पहले से इस बात की ट्रेनिंग होती है और हम भी ब्रैकेट में स्टैंडिंग व्यू लिख करके ही आपको देते हैं। तो जब स्टैंडिंग व्यू में आप एक्सरे लेंगे तो एक टांग पर खड़े हों। अगर बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो हाथ से किसी चीज का सपोर्ट ले लें, परंतु बॉडी वेट के साथ में लेने पर कार्टिलेज की एक्चुअल मोटाई दिखाई देती है। अब यहां हम चाहते तो आपको एमआरआई भी लिख सकते थे, पर एमआरआई ना लिखते हुए हमने एक्सरे ही क्यों लिखा जाता है, उसकी एक वजह है। एमआरआई अक्सर लिटा करके ली जाती है तो उसमें कार्टिलेज की मोटाई का एग्जैक्ट ज्ञान नहीं हो सकता, दूसरा अलाइनमेंट का ज्ञान नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में एक्सरे कराने का सजेशन दिया जाता है जिसमें दो चीजें क्लियर होती हैं। पहला, कार्टिलेज की मोटाई मालूम पड़ती है और दूसरा, घुटने का अलाइनमेंट समझ में आता है कि बोइंग डिफॉर्मिटी है या नॉकनी की समस्या है। अब इसके बाद में जो दूसरा व्यू लिया जाता है वो है लेटरल व्यू। तो लेटरल व्यू में या स्काईलाइन व्यू में यह मालूम पड़ता है कि बाकी के कंपार्टमेंट में क्या स्थिति है संधिवात का। तो अब एक्सरे आने के बाद में हम उसमें कुछ और भी चीजें देखना चाहते हैं, जैसे आपके एक्सरे के अंदर ऑब्लिक व्यू तो नहीं है, क्योंकि ऑब्लिक्विटी के कारण कई बार ऐसा होता है कि गैप ठीक से दोनों तरफ बराबर दिखाई नहीं देता। तो एक्सरे के आधार पर आपके घुटने के संधिवात को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, या इसे 5 कैटेगरीज भी बोला जा सकता है, जैसे स्टेज 0। स्टेज 0 का एक्सरे आप सामने देख रहे हैं। इसमें आपके घुटने के अंदर कोई तकलीफ नहीं होती, एक्सरे नॉर्मल आता है। देखिए दोनों साइड का गैप, ये जो काली स्ट्रिप दिखाई दे रही है ये बराबर दिखाई देता है। इसको मैंने अलग कलर से भी डिनोट करा के आपको दिखाया है। तो ये दोनों तरफ घुटने के अंदर और बाहर जो गैप है वो एक सा दिखाई देता है। ये है स्टेज 0, इसमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता। पर कई बार जब एक्सरे देखा जाता है तो उसमें ऑब्लिक्विटी भी आती है, जैसा आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि घुटने के एक तरफ गैप बराबर दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ गैप काफी कम है। परंतु ऐसी स्थिति में आप नी के जो जॉइंट है उसमें टिबिया का जो टांग की हड्डी है उसका पूरा प्लेट्यू देख पा रहे होंगे जो मार्क किया गया है। इसके कारण होता यह है कि अंदर की तरफ तो गैप कम दिखता है पर बाहर की तरफ गैप ज्यादा दिखता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि अंदर संधिवात काफी अधिक बढ़ गया है, परंतु चूंकि प्लेट्यू दिखाई दे रहा है तो उससे समझ में आता है कि यह ऑब्लिक व्यू है और इसके कारण धोखे में नहीं आना चाहिए। कई बार लोग इसी को दिखाकर मरीज को कह देते हैं कि आपके घुटने की आर्थराइटिस काफी बढ़ गई है और अब आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। परंतु अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फीमर और टिबिया का जो आगे का एज है उसके अंदर गैप सफिशिएंट है, जैसा कि सामने मार्क किया गया है। तो इस प्रकार के धोखे से बचें या दूसरा एक्सरे रिपीट करके लें। और यूजुअली जब एक्सरे लिया जाता है तो जो हमारे घुटने की कटोरी जो हड्डी है उसके 1.5 इंच नीचे से एक्सरे की बीम डाली जाती है। इससे घुटने के दोनों तरफ का जो गैप है वो बराबर से दिखाई देता है। अब ये जो स्क्रीन पर आपके सामने एक्सरे है ये स्टेज 1 का है। स्टेज 1 के अंदर पेशेंट को हल्का सा स्टिफनेस रह सकता है,
थोड़ा दर्द रह सकता है, परंतु घुटने के अंदर गैप हल्का सा कम हो जाता है और मामूली सा बोनी स्पर मतलब हल्की सी हड्डी बढ़ी हुई दिख सकती है। तो ये स्टेज 1 का एक्सरे है और स्टेज 1 में जो अक्सर इलाज किया जाता है, मरीज को कहा जाता है कि वो दवाइयों का सेवन करे, एक्सरसाइज करे, वेट लॉस करे, लाइफस्टाइल चेंजेस करे, अगर स्टिफनेस है तो हल्की सिकाई करे। तो इन सभी माध्यम से इलाज करने के लिए कहा जाता है। और इस स्टेज में अक्सर मरीज एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये है कि जब इलाज शुरू होता है तो मरीज को रिलीफ आने लगता है और जब एक बार रिलीफ आ जाता है तो मरीज सारी दवाइयां बंद करके बैठ जाता है। फिर जब कुछ समय के बाद में फिर दर्द बढ़ता है तो फिर जब एक्सरे किया जाता है तो ये सीधा स्टेज 2 में मरीज पहुंच चुका होता है और अब दवाइयों से पूरी तरह से रिलीफ उसे नहीं मिलता। उसके एक्सरे के अंदर गैप काफी कम हो जाता है और हड्डी की मोटाई जो नई बोनी स्पर बन रहा है उसका साइज भी काफी बढ़ जाता है। देखिए, यहां मैं आपको एक सावधानी लेने के लिए बोलूंगा। अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर है तो वो हार्ट अटैक आने का इंतजार नहीं करता, अपनी दवाइयां जीवन भर सीरियसली लेता है। वहीं संधिवात का मरीज जो है वो ये कहता है कि जब तक मैं अपना एक्सरसाइज का शेड्यूल फॉलो करता हूं, जब तक मैं दवाई लेता हूं, ठीक रहता हूं, दवाई बंद करता हूं तो फिर वैसा ही हो जाता है। तो दवाई लेकर के फायदा क्या? देखिए, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये बीमारी आपकी बढ़ती उम्र के कारण, डीजनरेशन के कारण हो रही है। तो दवाइयों के, लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल और एक्सरसाइज, साथ में अपने वजन को घटा करके आप अपने संधिवात को ट्रीट कर सकते हैं, इसको क्योर नहीं कर सकते। आखिरी में आपकी एक आध टैबलेट रह जाती है, अगर उसे आप लंबे समय या जीवन भर लेते हैं तो संधिवात के प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। परंतु मरीज गलती क्या करता है? सारी दवाई बंद करके बैठ जाता है। फिर जब होश आता है तो वो अपने आप को नेक्स्ट स्टेज में आता है और यही होते होते 5-10 साल में ये गादी इतनी घस जाती है कि आखिरी में मरीज को सर्जरी करानी पड़ती है, क्योंकि कार्टिलेज पूरी तरह से गायब हो जाता है और हड्डी पे हड्डी रगड़ने लगती है। तो जैसा अब आप सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये स्टेज 2 का एक्सरे है। इसमें गैप कुछ ज्यादा कम हो गया है, परंतु साथ में हड्डी का साइज जो बोनी स्पर बना था उसका साइज भी बढ़ा हुआ है और इसे आप क्लियर कट देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद में आती है स्टेज 3। स्टेज 3 का एक्सरे मैंने आपको सामने दिखाया है। इस स्थिति के आते आते अक्सर ये देखा गया है कि पैरों के अंदर डिफॉर्मिटी आ जाती है, या तो नौकनी की समस्या जो लगभग 10% लोगों में आने लगती है, या 90% लोगों में बो नी डिफॉर्मिटी आती है। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा ऐसी स्थिति में। और कुछ लोगों में बहुत रेयर 1% या उससे भी कम विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी आती है, जिसमें दोनों पैर एक तरफ को मुड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मरीज को ब्रेस लगाना बहुत जरूरी होता है और एक्सरे में आप देख सकते हैं कार्टिलेज काफी घस चुकी है, लगभग हड्डी पे हड्डी जैसी आ गई है। पर ब्रेस लगा करके आपके बॉडी का अलाइनमेंट ठीक किया जाता है और आपके बॉडी का वेट दूसरी तरफ जहां कार्टिलेज पूरी तरह अच्छी है उस सरफेस पर ले लेने से, ब्रेस के माध्यम से आप अच्छे से चल पाते हैं। आपके पैरों में जो लिम्प आ रहा होता है उससे बचा जा सकता है और साथ में फिर जो इसके सप्लीमेंट हैं उन्हें लेकर के कार्टिलेज को रिपेयर और रीबिल्ड किया जा सकता है। पर यह एक लंबा प्रोसेस है और इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। अब स्टेज 3 के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। इस स्थिति में यदि आप स्कैनोग्राम निकालते हैं तो आपके बॉडी का पूरा अलाइनमेंट देखने में आता है। देखिए, ये सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये नॉर्मल स्कैनोग्राम है। इस स्थिति में आपके बॉडी का जो वेट है वो अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो एक लाइन ड्रॉ की गई है फीमोरल हेड से नीचे टिबिया के सेंटर पर, और जो घुटने पर ये जो एक्सिस निकलती है ये निकलती है टिबियल ट्यूबरोसिटी, मतलब जो घुटने की हड्डी है उसके ठीक ट्यूबरोसिटी के बाहर की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में जो बॉडी का वेट है आपके घुटने के अंदर और बाहर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होता। हालांकि घुटने के अंदर नॉर्मल कंडीशन में भी अंदर की तरफ ज्यादा वजन आता है,
परंतु जब ये अलाइनमेंट डिस्टर्ब होना चालू होता है, आपकी अंदर की कार्टिलेज ज्यादा घसने लगती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ज्यादा वजन आपके अंदर के घुटने की हड्डी पे आता है, आपका घुटना बाहर जाने लगता है, बोइंग डिफॉर्मिटी आ जाती है और ऐसे में पूरे बॉडी का प्रेशर एक अंदर की सरफेस पे आता है और वो तेजी से घिसती चली जाती है और आप सर्जरी के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से स्टेज 3 में पहुंचने से बचने के लिए आपको यूजुअली ब्रेस का सपोर्ट लेने की सलाह दी जाती है और अगर इस स्थिति में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सीधा सर्जरी की सलाह देते हैं और इस स्थिति में सप्लीमेंट के सपोर्ट, ब्रेस के यूज, एक्सरसाइज के द्वारा नी की डिफॉर्मिटी का करेक्शन, चप्पल में इंसोल लगा करके आप इस डिफॉर्मिटी को बचा सकते हैं होने से और अपनी सर्जरी को भी अवॉइड कर सकते हैं होने से। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे जिस सेक्शन में हमने बताया है कि अपने पैरों की डिफॉर्मिटी को कैसे करेक्ट करें। अब ये जो अगला एक्सरे है, ये एक्सरे है स्टेज 4 का। स्टेज 4 के अंदर बोनी इस पर काफी प्रोमिनेंट है, कार्टिलेज काफी घस चुकी है, जॉइंट में कई बार सबलक्सेशन जैसी स्थिति देखने को आती है और डिफॉर्मिटी काफी अधिक हो चुकी है, इवन कई सारे लूज बॉडीज भी देखने में आते हैं और इस स्थिति में मरीज को असहनीय पीड़ा होती है चलते समय या जोड़ों के मूवमेंट करते समय और अक्सर इस स्टेज के आते आते मरीज को सर्जरी की सलाह दी जाती है। तो अब एक बार मैं वापस से यहाँ समअप करूंगा। ये आप चारों स्टेजेस के एक्सरे एक साथ में देख सकते हैं। स्टेज 1 के अंदर गैप बहुत कम घटा है, स्टेज 2 में ये गैप ज्यादा घट गया है अंदर या बाहर किसी भी तरफ। स्टेज 3 आते आते गैप बहुत कम हो जाता है, हड्डी पे हड्डी टकराने लगती है, चाहे वो एक तरफ टकराए अंदर की तरफ तो बोइंग डिफॉर्मिटी होगा, बाहर की तरफ टकराएगी तो फिर नॉकनी डिफॉर्मिटी होगा या तीसरी विंड स्वाइप्ड डिफॉर्मिटी होती है। कुछ केसेस में अलाइनमेंट ठीक रहता है पर कार्टिलेज पूरी तरह घिस चुकी होती है और फिर जो चौथी स्टेज आती है उसके अंदर बोनी इस पर काफी बन चुके होते हैं, लूज बॉडीज होती है, कार्टिलेज पूरी तरह घिस चुकी होती है, जॉइंट में सबलक्सेशन होता है, स्क्लेरोटिक चेंजेस के साथ में सिस्टिक चेंजेस देखने में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर्स अक्सर सर्जरी कराने के लिए ही बोलते हैं। अब एक और एक्सरे मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये एक्सरे बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस के मरीज का है और इसमें कार्टिलेज आप देख सकते हैं पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और यंग लोगों में भी इसके कारण सर्जरी करानी पड़ती है। बोनी इस पर इसके अंदर काफी कम है जबकि कार्टिलेज पूरी तरह खत्म हो चुकी है, पर जो संधिवात के केसेस होते हैं उनके अंदर बोनी इस पर काफी बड़े दिखाई देते हैं। यहाँ पर बोनी इस पर की मात्रा काफी कम है पर कार्टिलेज पूरी तरह गायब हो चुकी है। तो ऐसे केस में इनको सर्जरी की सलाह दी जाती है, पर ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको अपनी दवाइयों को बंद नहीं करना चाहिए, उनका सेवन रेगुलर करना चाहिए और इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस में अपनी गादी को सेव करने और जॉइंट की हेल्थ के लिए दवाइयों का सेवन रेगुलर करना चाहिए, जो अक्सर आपके ऑर्थोपेडिशियन या रूमेटोलॉजिस्ट मिस करते हैं। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें।